तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। दिसंबर 2021 याद होगा आपको, कर्नाटक में अचानक से हिजाब को लेकर एक विवाद शुरू होता है और वो विवाद देखते ही देखते बवंडर बनकर देश भर में पहुंच जाता है। विवाद की शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी से, सरकारी पीयू कॉलेज से, जहां पर छात्राओं को हिजाब के साथ एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। यह मामला अदालत पहुंच जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। दलील दी गई कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है या नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे अनिवार्य नहीं माना। कोर्ट का कहना है कि यूनिफॉर्म क्या हो यह तय करना स्कूल कॉलेज का काम है। उनके पास अधिकार है, वो तय कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस विवाद को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 24 मार्च को हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज है फाइनल फैसले की बारी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक के मामले पर आज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन, जिसमें कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या नहीं। 10 दिन तक चली सुनवाई के बाद 22 सितंबर को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया जाना है। कर्नाटक हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ आज हिजाब पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या नहीं। 22 सितंबर को 10 दिन चली सुनवाई के बाद पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 6 मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की थी। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सवाल उठाए। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं और संगठनों की ओर से 20 से ज्यादा वकीलों ने बहस में हिस्सा लिया। बहस के दौरान कर्नाटक सरकार पर भी सवाल उठाए गए। बहस में कहा गया कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। बहस में स्कूलों में पगड़ी, कड़ा और बिंदी के जरिए हिजाब बैन को गलत साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। बहस में दलील दी गई, जब स्कूलों में इन्हें पहनने पर रोक नहीं है तो फिर हिजाब पर ही रोक क्यों हो। हिजाब पहनने को धार्मिक आजादी के अधिकार के दायरे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब बैन के बाद 17,000 छात्राओं ने या तो परीक्षा नहीं दी या पढ़ाई छोड़ दी। वहीं कर्नाटक सरकार की दलील थी कि यह फैसला स्कूलों में सामाजिक एकता और पब्लिक ऑर्डर के लिए लिया गया था। हिजाब आंदोलन के पीछे पीएफआई की साजिश की दलील दी गई। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, लिहाजा स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन कराना राज्य का आदेश सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे दो सहयोगी अरविंद सिंह और जितेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एक खास मेहमान देश रत्न निगम भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं अरविंद के पास। अरविंद, सबसे पहले तो ये बताइए कि और कितनी देर जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आ जाएगा, और साथ ही यह भी बताइएगा कि 10 दिन तक चली सुनवाई में क्या क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। देखिए विशाल, तकरीबन 10:30 बजे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच को ये फैसला सुनाना है। और सुप्रीम कोर्ट की जो कोज लिस्ट है उसके मुताबिक दोनों जजों यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। लेकिन क्या इन दोनों अलग अलग फैसलों में हिजाब बैन को लेकर के एक राय है या दोनों जजों की राय में मतभेद है, ये फैसला आने के बाद ही साफ होगा। अगर दोनों जजों की राय अलग अलग होती है फैसले के मुताबिक, तो ऐसे में मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाता है। तो सबसे दिलचस्प तो यही देखना होगा कि चूंकि 2 ही जज हैं इस पूरी बेंच में और दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं, तो क्या हिजाब बैन को लेकर के दोनों जजों की राय एक है या नहीं, ये भी 10:30 बजे ही साफ हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद, एक बार फिर से इसे जरा समझा दीजिए, यानी कि मुमकिन है कि अगर दोनों जजों की राय अलग अलग हुई तो 3 जजों की बेंच के पास ये चला जाए, ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर 2 जजों की राय अलग अलग होती है तो ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा।
अभी जो कोज लिस्ट है वो ये दिखा रही है कि दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जजों का जो अलग अलग फैसला है उसमें हिजाब बैन को लेकर के अलग अलग राय है, ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ लिस्ट देख करके। तो जब फैसला सुनाया जाएगा तभी ये तय होगा कि जो दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं उसमें हिजाब बैन को लेकर के दोनों जजों के बीच एक राय है या नहीं। अगर एक राय नहीं होती तभी ये मामला अलग बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही राय होती है लेकिन इसके बावजूद जज अलग से फैसला लिखते हैं, तो ये देखना अहम होगा कि क्या एक आम राय है या नहीं दोनों जजों के बीच इस फैसले को लेकर के। दूसरा, आप जो महत्वपूर्ण दलीलों का बात कर रहे थे, तो तकरीबन 10 दिन तक इस मामले को लेकर के सुनवाई चली है। पहले 7.5 दिन जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे, तक 21 वकील थे, उन्होंने अपनी बात रखी, और उसके बाद में सरकार की तरफ से और जो शिक्षकों की तरफ से जो 5 वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। और कुल मिलाकर के अगर सार रूप में देखा जाए तो याचिकाकर्ताओं की दलील व्यक्तिगत पसंद पर और दूसरे अलावा धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार और इसके अलावा अभिव्यक्ति की जो आज़ादी का अधिकार है इस पर केंद्रित रही है। ज़्यादातर जो वकील है उनका यह कहना था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि अगर यह भी मान लिया जाए कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तब भी सरकार इस पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो व्यक्तिगत पसंद का मामला है। और अगर छात्राएं स्कूल की यूनिफॉर्म से मैच करता हुआ हिजाब पहन करके आ रही हैं और इससे किसी दूसरे का अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सरकार का यह कहना था कि ये ठीक। मैं अरविंद आपके पास लौटूंगा, जितेंद्र मेरे साथ है। जरा दर्शकों की समझ के लिए समझ लेना जरूरी है कि कैसे कर्नाटक के उडुपी से एक शुरू हुआ विवाद देश भर में फैल गया। कर्नाटक के उडुपी के उसी सरकारी पीयू कॉलेज तक जितेंद्र सबसे पहले पहुंचे थे। जितेंद्र ने वहां की छात्राओं से भी बात की थी और लगातार इस मामले को उन्होंने कवर किया। जितेंद्र, बताइए जरा कि एक छोटा सा मामला इतना बड़ा रूप कैसे ले लेता है कि देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। देखिए विशाल, इसकी रूपरेखा तो काफी पहले ही रच ली गई थी और इसके पीछे जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिससे अभी कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने बैन किया है, उसने इस मुद्दे को उठाया था। दिसंबर के आखिरी छात्राएं होते हैं स्कूल के अंदर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि स्कूल के अंदर उन्हें हिजाब पहन करके जाने दिया जाए। और ये भी बात मैं भी बता दूं विशाल कि वहां पर उससे पहले वही लड़कियां जिन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया वो से पहले बिना हिजाब के, बिना किसी जिरह के या बिना किसी इस तरह की मांग के वो लगातार स्कूल में आ रहे। स्कूल प्रशासन ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना है, स्कूल यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, तो उनमें से काफी छात्राएं मान भी गई थी। लेकिन 6 छात्राएं ऐसी थी जो कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के संपर्क में थी और उनके लगातार संपर्क में थी और इस मुद्दे को लगातार उठा करके बैठी हुई थी। और धीरे धीरे ये मुद्दा उडुपी से पूरे देश भर के अंदर फैल गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। उस दौरान भी आपको बताऊं, मैंने जितेंद्र, थोड़ा सा आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। देशरत्न निगम हमारे साथ हैं। देशरत्न निगम साहब, ऐसा क्यों हो जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता, पढ़ाई, अपना फ्यूचर, अपना करियर, ये सारी बातें साइड में रह जाती हैं, हिजाब सबसे बबड़ा मुद्दा बन जाता है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकते हैं या नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। जी विशाल, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था ये अचानक शुरू हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो और इस बात का जिक्र अगर आप देखें तो हाईकोर्ट के जजमेंट में भी है कि ये अचानक मैन्युफैक्चर्ड था, ये कोई प्राकृतिक तौर पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था, इसको अचानक बनाया गया था और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जो ईरान में हो रहा है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, लोग किस तरह से हिजाब छोड़ रहे हैं क्योंकि उन पर जबरदस्ती लादा जा रहा था। ये इसको जो मानसिकता है इसको आपको समझना पड़ेगा। औरतों के अधिकार को छीन लीजिए, उनको कपड़े में ढक दीजिए, वो उनकी ये जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कह रहे हैं, वो इस हिजाब या बुर्का जो ज़बरदस्ती पहनाने वाली बातें होती हैं उससे इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। और सारी छात्राएं चली गईं, जो 6 राजनीतिक छात्राएं थीं जिनका कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक था और जो कि पीएफआई का हिस्सा है, जिसको अभी अभी सरकार ने बैन किया है, ये उसकी राजनीति है। यही मुस्कान है जो आपको बुर्का पहन के और हिजाब पहन के शोर मचा रही थी। इनको वामपंथियों के साथ देखा गया है, कन्हैया लाल के साथ देखा गया है, कन्हैया कुमार के साथ देखा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन देशरत्न निगम साहब, आप राजनीति की बात अगर करते हैं तो विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आ जाती है तो उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दे रही।
देखिए, हमारे देश में नियम कानून है, उनके तहत सारी व्यवस्था चलती है। हिजाब पे बैन नहीं लगा है, आप अपने स्कूल के बाहर पहने, क्लास के बाहर पहने, उस पे कोई बैन नहीं है। ये अगर स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, तो वो आपको पालन करना पड़ेगा। कल को कोई और बोले कि हम इस तरह पहन के जाएंगे, या कोई यहूदी बोले कि हम इस तरह जाएंगे, वो अपनी ड्रेस पहन के जाएंगे, तो चारों तरफ नियम कानून की तो धज्जियां उड़ जाएंगी ना। दूसरा देखिए, हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उनके अपने भी मौलिक अधिकार हैं। इस बात का जिक्र अगर आप देखें तो हाईकोर्ट के जजमेंट में हुआ है। वो कहते हैं जो हमारी संस्थाओं के अधिकार हैं वो इस तरह के व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर है, जहां तक स्कूल के अंदर इस तरह की ड्रेस वगैरह पहनने की बात है। और ठीक केरला है, आप कह हाईकोर्ट रहे हैं ने कि भी अगर इस एक बात को धर्म के बोला लोगों है। को इजाजत दी गई तो फिर बाकी धर्म वाले भी मांगेंगे। अरविंद, मेरा आपसे सवाल यह है कि सारी बात घूम फिरकर इस मुद्दे पर आकर टिकी कि फिर हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, अनिवार्य प्रथा का हिस्सा, एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं। अब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा क्या है, ये कैसे तय होता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला कैसे लिया था और सुप्रीम कोर्ट में उससे अलग क्या दलीलें दी गई? देखिए, यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उनमें से ज्यादातर का ये कहना था कि इस बहस में कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। हालांकि कुछ वकीलों ने ये कहा कि कुरान शरीफ में जो कुछ कहा गया है वो मैंडेटरी है, उसका पालन करना अनिवार्य है, उसे सिर्फ एक सलाह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन ज्यादातर वकीलों ने यहाँ पर एक किस्म से यू टर्न लिया, क्योंकि हाईकोर्ट में जो कुछ सुनवाई चल रही थी उसमें वकीलों का जोर इस बात को लेकर के था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और कोई हिजाब नहीं पहनता है तो वो एक किस्म से माना जाएगा कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन यहां पर याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है नहीं, इसके बजाय कोर्ट ये देखे कि यह महिलाओं के अधिकार से जुड़ा मसला है और किसी भी अधिकार पर सिर्फ वाजिब प्रतिबंध तभी लग सकते हैं जब वो नैतिकता, स्वास्थ्य या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, और हिजाब पहनना इनमें से किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, किसी दूसरे का अधिकार प्रभावित नहीं होता। दूसरी ओर जो सरकार की दलीलें थी, एसजी तुषार मेहता, एएसजी प्रभुलिंगा नवडंगी और इसके अलावा शिक्षकों की तरफ से जो वेंकट रमानी जो अब एजी बन गए हैं, उन्होंने अपने दलील रखी। उनका यह कहना था कि ड्रेस कोड शैक्षणिक संस्थान तय करते हैं, सरकार नहीं। सरकार का जो आधिकारिक आदेश है, जो जियो है, वो सिर्फ ये कहता है कि ऐसा माहौल बने स्कूलों के अंदर कि ताकि सद्भावना और एकता बनी रहे और धार्मिक बिना किसी विभेद के स्कूल के अंदर बच्चे अनुशासित ढंग से पढ़ाई कर सके। दूसरा, एसजी तुषार मेहता ने एक और महत्वपूर्ण बात की थी। उनका यह कहना था कि 2021 तक छात्राएं हिजाब पहन रही थी, उसके बाद पीएफआई ने एक सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ जो कुछ देखने के लिए बवाल मिल रहा है। दूसरी ओर सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य हिस्सा कहा ही नहीं जा सकता। कोई धार्मिक परंपरा किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा हो, इसके लिए जरूरी है कि वो उस धर्म में शुरुआत से हो, उस धर्म के साथ साथ चल रही हो और ऐसी परंपरा हो कि अगर उस परंपरा को नहीं माना जाता है तो वो व्यक्ति उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ईरान में हिजाब को लेकर के संघर्ष चल रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही अरविंद। यही मेरा सवाल अब देश रत्न निगम से भी है कि बड़ा दिलचस्प ये है कि जब पूरी दुनिया में एक आंदोलन चल रहा है हिजाब के खिलाफ, जो कि ईरान से शुरू हुआ, और तभी भारत में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला भी आने वाला है। जी विशाल जी, जो दलीलें दी गई हिजाब को के लिए, उसको अगर आप देखें तो चित मैं जीता पर तुम हारे। तो पहले तो वहां कुछ और दलील दी गई और उनको पता है कि ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो यहाँ उसको मौलिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, कि उनको लग गया कि शायद कि बहुत सारी महिलाएं नहीं पहनती, वो तो मुस्लिम मानी नहीं जाएंगी फिर, तो इनको एक खतरा नजर आने लगा कि शायद इस्लाम पे खतरा ना हो जाए। तो उन्होंने दलीलें बदल दी और बोला कि ये मौलिक अधिकार है। लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो नियम कानून की आती है, संविधान की आती है, और जो संस्थाएं हैं उनका भी मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो हमारे संस्थाओं का जो हमारी एक डिसिप्लिन, समानता और अनुशासन की बात होती है वो कहाँ जाएगी। तो मौलिक अधिकार के लिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, रोक लग सकती हैं। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो, तो सब पे ही आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं कि वो लगाए जा सकते हैं। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत भी कवर होता है, ये संस्थाओं के मौलिक अधिकार के ऊपर भी कवर होता है, और ये अनिवार्य हिस्सा इस्लाम का नहीं है। क्योंकि अगर हिजाब नहीं पहने तो क्या आप मुसलमान रहते हैं? नहीं रहते, आप रहते हैं। ये
अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।